तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम का दुश्मन बना फ्रांस। फ्रांस की सरकार ने फ्रांस में 76 मस्जिदों को बंद करने का दिया आदेश, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली की 16 मस्जिदों में दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी जुमे की नमाज। जफरुल इस्लाम ने भाजपा पर लगाया आरोप, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनवा रही है मंदिर, तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने गिरा दिया राम दरबार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम इलाके में शिवाजी की प्रतिमा लगाने पर मचा बवाल। एआईएमएम कार्यकर्ताओं ने शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कर दी धुनाई, धारा 144 लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जिन बच्चों ने हिजाब के लिए कर्नाटक में छोड़ी थी परीक्षा, अब उन्हें दूसरा मौका नहीं देगी कर्नाटक की सरकार, आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भाजपा सरकार ने दिया पद्म भूषण सम्मान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम विरोधी हुआ फ्रांस में 76 मस्जिदों को बंद कर सकती है कभी भी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम विरोधी लगातार फ्रांस की सरकार होती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फ्रांस में कभी भी 76 मस्जिदों को बंद किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के अधिकारियों के निशाने पर फ्रांस की कुल 76 मस्जिदें हैं। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड ने कहा है कि अगर ये पता लगता है कि किसी मस्जिद में उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। मस्जिदों की जांच अक्टूबर में हुई 2 क्रूर हमलों के बाद उठाए गए सरकार के कदमों का हिस्सा है। दरअसल आपको बता दें कि पहली घटना फ्रांस में 16 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक टीचर का सिर काट दिया गया था। उसने अपनी क्लास के छात्रों को पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून दिखाए थे। दूसरी घटना 29 अक्टूबर को नीस की चर्च में हुई थी, जब एक शख्स ने 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। गृह मंत्री ने यह नहीं बताया है कि किन किन मस्जिदों की जांच होगी, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से हम फ्रांस में 76 मस्जिदों की जांच कराएंगे। अगर इन 76 मस्जिदों में कोई भी आतंकवाद की घटना सामने आती है तो इन सभी मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की फ्रांस की सरकार अब देश की 76 मस्जिदों को बंद करने पर तुली हुई है। आपकी क्या राय, फ्रांस में ये मस्जिदें बंद हो या नहीं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की 16 मस्जिदों में दिल्ली पुलिस ने नहीं पढ़ने दी मुसलमानों को जुमे की नमाज। जफरुल इस्लाम ने लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने दिल्ली पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया है कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 16 मस्जिदों में जुमे की नमाज मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी। उन्होंने ट्वीट में एक उर्दू अखबार इनकलाब की कटिंग भी शेयर की है। बता दें कि बीते शुक्रवार को होली और शब बारात के पर्व मनाए गए हैं। ट्वीट में जफरुल इस्लाम ने कहा है कि दिल्ली के पंचशील इलाके की 16 मस्जिदों में पुलिस ने शुक्रवार को जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी। एक बेहद पुरानी मस्जिद के इमाम ने कहा है कि ऐसा 50 सालों में पहली बार हुआ है जब इस तरह नमाज पढ़ने से उन्हें रोक दिया गया है। बता दें कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साल 2021 में धार्मिक भावनाएं भड़काने की शिकायत दर्ज की थी। तब जफरुल इस्लाम ने लंबी पूछताछ हुई थी, पुलिस ने उनका लैपटॉप भी सीज कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मस्जिदें को अब जबरदस्ती बंद दिल्ली पुलिस कर रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जिन बच्चों ने हिसाब के लिए छोड़ी थी परीक्षा, उन्हें अब दूसरा मौका नहीं देगी कर्नाटक की बीजेपी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिसाब विवाद को लेकर परीक्षा का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए स्टूडेंट को बड़ा झटका कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने ऐसे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल होने के लिए दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया है। राज्य में पीयू सेकेंडरी के सैकड़ों छात्र हिजाब के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शन में कल शामिल हुए थे। 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी कक्षा 12 से लेकर सेकेंड ईयर 2 के सभी छात्रों ने हिजाब को लेकर सरकार का विरोध किया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जिन छात्रों ने बिना हिजाब पहने परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया था, उन छात्रों को अब दोबारा से परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसका आदेश भी आज जारी कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम इलाके में शिवाजी की प्रतिमा लगाने पर मचा बवाल, धारा 144 लागू। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने पर बवाल हो गया है। यहाँ पर 2 राजनीतिक गुटों के सदस्यों की भी झड़प हो गई है, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। स्थानीय भाजपा सांसद के अनुसार बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा लगाने की योजना बीजेपी की थी, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एआईएमएम और टीआरएस कार्यकर्ताओं ने मूर्ति की स्थापना का विरोध करते हुए आपत्ति जताई और बीच में आने की कोशिश की। मामले ने हिंसक रूप ले लिया और एआईएमएम और टीआरएस समर्थकों ने बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
दिया। क्षेत्र में तनाव को और बढ़ते देखने से रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस हाथापाई में शामिल दोनों गुटों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम इलाका है ये, और मुस्लिम इलाके में किसी भी कीमत पर शिवाजी की प्रतिमा लगाने से मुसलमानों ने विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस के राष्ट्रपति को जहर देकर मारना चाहते हैं रूसी अधिकारी। यूक्रेन ने किया दावा, राष्ट्रपति ने पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मचारियों को काम से निकाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के लगभग 1000 सदस्य को हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुतिन को डर है कि कहीं ये लोग उन्हें जहर ना दे दें। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड को कपड़े धोने वाले और निजी सचिव शामिल हैं। इन सभी को फरवरी महीने में हटाया गया है। हटाए गए लोग की जगह जिन्हें रखा गया है उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस और उसके सहयोगियों पर दुनिया भर में कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इधर यूक्रेन के एक इंटेलिजेंस बॉडीगार्ड ने दावा किया है कि क्रेमलिन के अंदरूनी लोग व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर हटाने की साजिश रच रहे हैं। भैया आपको बता दें कि जैसे ही यूक्रेन ने यह दावा किया, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सभी अधिकारियों और पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को मिला पद्म भूषण सम्मान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों से गुलाम नबी आजाद को यह सम्मान दिया है। बता दें कि इसी वर्ष 26 जनवरी की शाम को भारत सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण और संस्कृति के विद्वान प्रोफेसर शास्त्री के कार्य को देखते हुए पद्मश्री देने का ऐलान किया था। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें 2 युगल शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता को बीजेपी सरकार ने यह बड़ा पुरस्कार आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा में उमर खालिद को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमानत याचिका पर आने वाला फैसला टला। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की कोर्ट ने फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बड़ी साजिश के एक मामले में जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत पहले सोमवार को आदेश देने वाले थे, मगर आज उन्होंने इस मामले को बुधवार के लिए कहते हुए स्थगित कर दिया है कि फैसला तैयार नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने 3 मार्च को उमर खालिद और अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जमानत याचिका पर बहस के दौरान आरोपी उमर खालिद ने कोर्ट को बताया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उल्लेखनीय है कि खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मास्टरमाइंड होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया था। फरवरी 2020 में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वही आपको बता दें कि इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने ही ये दंगे करवाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान से अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। राजस्थान की गहलोत सरकार ने गिरवा दिया बालाजी मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुरू जिले में सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्ति लगे शहर के प्रवेश द्वार को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा है कि ये आस्था का अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार बुलडोजर से राम दरबारों को गिराती है। उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है। उन मूर्तियों को सम्मान से कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने सालासर बालाजी मंदिर को तुड़वा दिया और इसी मंदिर को तुड़वाने के बाद राजस्थान की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। मुकेश सहनी जा सकते हैं राजद के संग गिरा सकते हैं बिहार में बीजेपी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बहुचा सीट पर उपचुनाव की वजह से इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 12 अप्रैल को बहुचा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि मुकेश सहनी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और उपचुनाव के लिए जेडीयू एनडीए में सहयोगी भी हैं। बहुचा विधानसभा सीट पर किसी भी कीमत पर चुनाव लड़वाने की बात मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं। इस बाबत उन्होंने अपनी विकासशील इंसान पार्टी से अमर पासवान की उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बहुचा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बहुचा में बीजेपी को हराने के लिए अब उन्होंने मास्टर प्लान बनाया है। भैया आपको बता दें कि भाजपा को झटका देने में मुकेश सहनी तैयार है और मुकेश सहनी बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ जा सकते हैं और बिहार में बीजेपी और नीतीश के गठबंधन वाली सरकार गिरा सकते हैं।
वो भी हमने देखा था।